हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम सी ए दिगंबर सुरू से है और आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाला हूँ। पैन इनऑपरेटिव एंड टीडीएस डिमांड। पिछले 2-3 क्वार्टर्स को जो टैक्स डिडक्टर्स है, जो लोगों का टीडीएस काट के गवर्नमेंट अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं और टीडीएस का रिटर्न फाइल करते हैं, उनको काफ़ी सारी डिमांड के नोटिस आए हैं। तो उसका सोल्यूशन क्या है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। देखिए, सीबीटी ने लास्ट ईयर सर्कुलर इशू करके मैंडेटरी किया था कि पैन को और आधार को लिंक करना ज़रूरी है। अगर पैन को और आधार को लिंक नहीं करते हैं तो पैन इनऑपरेटिव बन जाता है, और अगर पैन इनऑपरेटिव बन जाता है तो टीडीएस का हाई रेट एप्लीकेबल हो जाता है। जैसे कि सेक्शन 194C में कॉन्ट्रैक्टर के लिए टीडीएस का रेट 1% या 2% है। अगर जिस आदमी को आप पेमेंट कर रहे हो उसका पैन और आधार लिंक नहीं है तो वो पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा और उस केस में टीडीएस का रेट 20% बन जाएगा। अब कि ये जो पैन और आधार लिंकिंग है, देखिए, अगर आपने उस आदमी को पेमेंट आज के डेट में किया है, उस टाइम पे आधार और पैन लिंक नहीं था तो पैन इनऑपरेटिव है और आपने टीडीएस 1% से काटा, तो सीपीसी की तरफ से, मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपको 20% का डिमांड आएगा। आपने 2 दिन बाद जाके पैन और आधार को लिंक करा दिया और पैन ऑपरेटिव हो गया, क्या डिमांड निकल जाएगी? आंसर इज नो। दो लॉ सेज कि एट द टाइम ऑफ डिडक्शन पैन ऑपरेटिव होना ज़रूरी है। जिस दिन आपने डिडक्शन दिखाया, डिडक्शन किया, क्या उस दिन पैन ऑपरेटिव था? नहीं, तो आपको डिमांड आएगी। तो इसके लिए सोल्यूशन क्या है, क्या कर सकते हैं? देखिए, ऑलरेडी फाइनेंशियल ईयर 23-24 एंड हो चुका है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेट्स नज़दीक आ रही है, राइट। तो उस केस में इनकम टैक्स के सेक्शन 201 में प्रोविज़न है, दैट इज़ अ पर्सन विल नॉट बी ट्रीटेड एज एन असेसी इन डिफॉल्ट प्रोवाइडेड दैट the payee has filed the income tax return and paid the taxes। मतलब देखिए, कोई एक कंपनी है जिसने एक्स आदमी को पेमेंट किया था और टीडीएस 1% से काटा, सीपीसी की तरफ से उनको डिमांड आई है 20% के रेट के हिसाब से। तो जो एक्स आदमी अगर इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करता है, उस कंपनी ने उनको जो पेमेंट दिया था उसको उसके इनकम टैक्स रिटर्न में दिखा देता है, उसको शो करता है और जो कुछ एप्लीकेबल टैक्सेस आने वाले हैं पे कर देता है, तो डिमांड निकल जाएगी। उसके लिए आपको ट्रेसेस वेबसाइट पे और ई फाइलिंग वेबसाइट पे फॉर्म 26A की प्रोसेस को कंप्लीट कराना ज़रूरी है। देखिए, ये तो एक प्रोविज़न हो गई कि आपको सेक्शन फॉर्म 26A आप की प्रोसेस कंप्लीट कराएंगे। एक साथ में उसके इनकम में अगर वो रिसीट दिखा देता है तो आपकी टीडीएस की डिमांड वहाँ से निकल जाएगी। यू विल नॉट बी ट्रीटेड एज एन असेसी इन डिफॉल्ट इन दैट केसेस। लेकिन हमेशा नहीं, मतलब ये वेल सेटल लॉ है कि स्टैच्यू शुड बी रीड एज एन होल एंड नॉट इन अ पार्ट। मैंने आपको एक प्रोविज़न बता दी कि सेक्शन 201 के हिसाब से आप असेसी इन डिफॉल्ट नहीं हो जाओगे और आपकी टीडीएस की डिमांड निकल जाएगी बाय लॉ, लीगली। लेकिन इनकम टैक्स में सेक्शन 271 कैपिटल C है, विच टॉक्स अबाउट पेनल्टी फॉर नॉन डिडक्शन और शॉर्ट डिडक्शन ऑफ एन टीडीएस। जैसे कि आपने उस एक आदमी को 1 लाख का पेमेंट किया था, आपने 1000 का टीडीएस काट दिया, आपको टीडीएस काटना था 20,000 का, आपने 19,000 का शॉर्ट टीडीएस डिडक्ट किया, तो उस सिचुएशन में क्या आईटी डिपार्टमेंट के पास में ये पावर है कि वो 19,000 की पेनल्टी आपको सेक्शन 271 कैपिटल C में लगा सकते हैं? आंसर इज यस। लेकिन याद रखना, कोई भी लॉ में या यहाँ जब हम इनकम टैक्स के बारे में बात कर रहे हैं, पेनल्टी इज अब ऑलवेज सब्जेक्ट टू रीजनेबल कॉज, सेक्शन 273B ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो अगर आप जस्टिफाई करा देते हो, रीजनेबल कॉज है, एक बार से हमसे गलती हो गई है, हम हमेशा टीडीएस काटते हैं, न्यू प्रोविजन थी, हम समझ में आई है, तो हो सकता है कि आपकी पेनल्टी वहाँ पे माफ़ भी हो सकती है। लेकिन इट इज़ ऑलवेज अ
debate between the income tax authorities, etc. Thank you.